हाँ, द डीप डाइव में स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा का विषय मतलब एक ऐसा विषय है जो आधुनिक व्यापार की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। बिल्कुल। आज के तकनीकी युग में ना डेटा कोई नई बात नहीं है। हर एक डिजिटल इंटरैक्शन ले लीजिए या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन, सब कुछ पेटाबाइट्स डेटा उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन जो चीज़ एक सफल कंपनी को बाकियों से अलग करती है वो ये नहीं है कि उनके पास डेटा कितना है, बल्कि ये है कि उस डेटा को कैसे संरचित किया गया है, कैसे स्ट्रक्चर्ड किया गया है। हाँ, और यही बात समझने वाली है। तो आज हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक बेहद प्रासंगिक लेख है, फाउंडेशंस ऑफ डेटा मॉडलिंग इन बिजनेस इंटेलिजेंस। ये स्रोत इस बात का एक शानदार ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है कि कैसे एक जटिल डेटा आर्किटेक्चर को डिजाइन किया जाता है ताकि वो निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति दे सके। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी ना इसी प्रक्रिया को डिकोड करना है। रॉयल रिसर्च का ये पेपर बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि कैसे कैसे रिलेशनशिप, स्कीमा और स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स कच्चे डेटा को काम की चीजों में बदलते हैं। मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस में। हाँ, क्योंकि जब डेटाबेस का आकार टेराबाइट से पेटाबाइट्स में जाता है ना, तो बिना एक ठोस डेटा मॉडल के कोई भी एनालिटिक्स टूल या डैशबोर्ड पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। तो है। तो इस डीप डाइव का मिशन उस वास्तुकला को समझना है जो इस पूरे सिस्टम को न केवल चालू रखती है बल्कि इसे सटीक और तेज भी बनाती है। सही काम। तो डेटा मॉडलिंग की नींव को समझने के लिए स्रोत में इस्तेमाल की गई शब्दावली पर थोड़ा गौर करना जरूरी है। जो लोग डेटाबेस मैनेजमेंट से परिचित हैं उनके लिए एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स ये कोई नए शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक आम इंसान की भाषा में आखिर ये डेटा मॉडलिंग है क्या? देखिए, अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो ये डेटा संबंधों की एक विजुअल प्रस्तुति है। मतलब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो डेटा को खोजने और समझने में आसान बनाता है। विजुअल प्रस्तुति। हाँ, और रॉयल रिसर्च जिस बात पर जोर देता है वो ये है कि बिजनेस इंटेलिजेंस के संदर्भ में इन दोनों का मतलब एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स का सही निर्धारण कितना क्रिटिकल है। तो ये एंटिटी असल में क्या है? एंटिटी केवल कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है। ये वो मुख्य डोमेन है जिसके इर्द गिर्द पूरा बिजनेस प्रोसेस घूमता है। जैसे कोई कस्टमर या ऑर्डर। बिल्कुल, कस्टमर, प्रोडक्ट या ऑर्डर। और जो एट्रीब्यूट है ना वो उस डोमेन की बारीकियां हैं। अच्छा, मतलब उस डोमेन का वो हर एक डेटा पॉइंट जिसे ट्रैक किया जाना है। एकदम सही। जैसे ग्राहक का नाम या ऑर्डर की तारीख। अगर शुरुआत में ही किसी प्रक्रिया को एंटिटी के बजाय एट्रीब्यूट मान लिया जाए ना, तो क्या होगा? तो आगे चलकर पूरे डेटाबेस की वास्तुकला पूरी तरह चरमरा सकती है। बाबरे, मतलब शुरुआत में ही नींव पक्की होनी चाहिए। हाँ, और इसी वास्तुकला को एक साथ बांधने का काम करती हैं कीज। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसमें प्राइमरी और फॉरेन कीज। ये थोड़ा तकनीकी लगता है सुनने में। मैं समझाती हूँ। ये प्राइमरी की और फॉरेन की केवल डेटाबेस के नियम नहीं है, बल्कि ये डेटा इंटेग्रिटी की रीढ़ है। लेख में बताया गया है कि प्राइमरी की ये सुनिश्चित करती है कि लाखों रिकॉर्ड्स वाले टेबल में हर एक एंटिटी की एक विशिष्ट पहचान हो। मतलब एक यूनिक आईडी। हाँ, एक यूनिक आईडी। लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस का असली जादू शुरू होता है फॉरेन की से। वो कैसे? जब एक कस्टमर टेबल को सेल्स टेबल से जोड़ना होता है तो फॉरेन की वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रदान करती है। मतलब वो एक पुल का काम करती है। बिल्कुल, एक पुल जिससे सिस्टम को पता चलता है कि कौन सी सेल किस विशिष्ट ग्राहक से जुड़ी है। अरे वाह! इन कीज के बिना टेबल्स के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता और परिणाम स्वरूप कोई भी जटिल एनालिटिक्स क्वेरी चलाना असंभव हो जाएगा। सुनने वालों के लिए अगर इसका कोई संदर्भ दें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक विशाल लाइब्रेरी हो। हाँ, और उसमें लाखों किताबें हों, लेकिन बिना किसी इंडेक्स कार्ड के। हाँ, एकदम सही तुलना है। अगर इंडेक्स कार्ड यानी प्राइमरी की और ये बताने वाला टैग कि किताब किस सेक्शन की है यानी फॉरेन की नहीं होगा, तो कोई एक खास किताब ढूंढना तो असंभव है। बिल्कुल, वो पूरी लाइब्रेरी किसी काम की नहीं रह जाती। अब जब हम इस डेटा को संरचित करने की बात करते हैं तो दिमाग में सवाल आता है कि ये सब असल में बनता कैसे है। रॉयल रिसर्च के अनुसार इसके 3 मुख्य चरण हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल। तो ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है? कॉन्सेप्चुअल मॉडल असल में एकदम शुरुआती चरण है।
ये वो हाई लेवल ओवरव्यू है जहां तकनीकी जटिलताओं को दूर रखकर सिर्फ स्टेक होल्डर्स के साथ ये तय किया जाता है कि सिस्टम का दायरा क्या होगा। मतलब इसमें कोडिंग मोडिंग नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसमें केवल मुख्य एंटिटीज और उनके बीच के बुनियादी संबंधों को परिभाषित किया जाता है। और ये चरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बिजनेस की जरूरतों और आईटी के बीच का पुल है। अगर यही गलत हो गया तो आगे सब गलत होगा। तो इसके बाद आता है लॉजिकल डेटा मॉडल। हाँ, जब हम लॉजिकल डेटा मॉडल की तरफ बढ़ते हैं तो चीजें थोड़ी तकनीकी रूप लेने लगती थोड़ा हैं। गहराई में जाते हैं। हाँ, यहाँ डेटा को नॉर्मलाइज किया जाता है, एट्रीब्यूट्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है और ये तय किया जाता है कि रिलेशनशिप्स का प्रकार क्या होगा। मतलब ये अंतिम मॉडल की नींव है। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि लॉजिकल मॉडल अभी भी किसी विशिष्ट डेटाबेस तकनीक से, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल, इनसे स्वतंत्र होता है। ये एक आदर्श स्थिति का डिजाइन है। लेकिन जब बहुत असल जमीन पर उतारने की आती है तब क्या? तब फिजिकल डेटा मॉडल तस्वीर में आता है। ओके। यहाँ आकर उस लॉजिकल डिजाइन को किसी विशिष्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी उसकी सीमाएं या क्षमताएं हैं उनके अनुसार ढाला जाता है। मतलब ये असली डेटाबेस का डिजाइन है। एकदम। फिजिकल मॉडल में तालिकाओं, कॉलम के डेटा टाइप्स और डेटाबेस के सटीक नियमों का पूरा विवरण होता है। अगर मैं इस पूरी प्रक्रिया की तुलना एक घर बनाने से करूँ ना, बताइए। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल उस घर का एक रफ स्केच है जी, जो हम कागज पर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और लॉजिकल मॉडल एक आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया नक्शा है जहां हर कमरे का डायमेंशन तय है। और फिजिकल मॉडल अंत में असल ईंट पत्थर की इमारत है जिसमें बताया गया है कि कंक्रीट कहाँ लगेगा ताकि घर मजबूत रहे। बहुत खूब। ये तुलना उस पूरी प्रक्रिया की जटिलता को बहुत ही अच्छे से दर्शाती है। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं। और जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए डेटा वेयरहाउस के निर्माण की बात करते हैं तो ये फिजिकल डिजाइन एक विशेष रूप ले लेता है जिसे हम स्कीमा कहते हैं। हाँ, स्कीमा। सच कहूं तो स्कीमा शब्द सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट साइंस हो। हाँ। लेकिन असल में इसका काम क्या है? देखिए, स्कीमा अनिवार्य रूप से वो ब्लूप्रिंट है जो ये निर्धारित करता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा और डेटा की स्थिरता कैसे बनी रहेगी। रॉयल रिसर्च का लेख 3 मुख्य स्कीमा डिजाइन्स पर प्रकाश डालता है। वो कौन से हैं? स्टार, स्नोफ्लेक और गैलेक्सी स्कीमा। चस्प है। ये दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बना देते हैं जिससे इन्हें याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। हाँ, और इनके डिजाइन भी इनके नामों जैसे ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार स्कीमा की। बिजनेस इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार स्कीमा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका डिजाइन बहुत ही सीधा है। इसके बीच में एक फैक्ट टेबल होती है। फैक्ट टेबल? हाँ, जिसमें बिजनेस का ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, जैसे कि कुल सेल्स या रेवेन्यू। और ये फैक्ट टेबल सीधे तौर पर कई डायमेंशन टेबल्स से घिरी होती है। जैसे एक तारे के चारों तरफ किरणें हों। बिल्कुल। वो डायमेंशन टेबल्स उस डेटा को संदर्भ देती हैं, जैसे समय, लोकेशन या प्रोडक्ट की जानकारी। तो बड़े डेटा को खोजने के लिए ये सबसे सरल और प्रभावी है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सरलता ही है, क्योंकि इसमें डेटा को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं किया जाता, इसलिए सिस्टम को डेटा फेच करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जॉइंस नहीं लगाने पड़ते, जिससे स्पीड तेज हो जाती है। एकदम तेज। लेकिन स्नोफ्लेक स्कीमा भी तो है, उसका क्या काम है? स्नोफ्लेक स्कीमा असल में स्टार का ही विस्तार है। इसमें डायमेंशन टेबल्स को आगे और छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। मतलब नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक लोकेशन टेबल को शहर, राज्य और देश की अलग-अलग तालिकाओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे वो एक स्नोफ्लेक यानी बर्फ के फाहे जैसा दिखने लगता है। सही पकड़े। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा रिडंडेंसी को कम करना और स्टोरेज स्पेस बचाना है। लेकिन यहाँ एक बात है, आज के क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में जहाँ स्टोरेज बहुत सस्ती हो गई है, वहाँ क्या स्नोफ्लेक स्कीमा का उपयोग सिर्फ जगह बचाने के लिए करना सही है? ने भी इस बात को रेखांकित किया है। क्योंकि स्नोफ्लेक में इतनी सारी टेबल्स होने के कारण किसी भी डेटा को ढूंढने के लिए कई सारे जॉइंस लगाने पड़ेंगे ना। हाँ, जो कि कंप्यूट पावर के लिहाज से बहुत महंगे साबित होते हैं और इसे खोजना थोड़ा जटिल होता है। तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? आधुनिक सिस्टम्स में स्नोफ्लेक का इस्तेमाल स्टोरेज बचाने से ज्यादा डेटा का दोहराव रोकने के लिए किया जाता है, ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे। समझ गया। और तीसरा था गैलेक्सी स्कीमा। हाँ, गैलेक्सी स्कीमा, जिसे फैक्ट कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। ये तो किसी बहुत बड़े एंटरप्राइज के लिए होता होगा।
बिल्कुल। जब बिजनेस की जरूरतें बहुत जटिल हो जाती हैं, इसमें कई फैक्ट टेबल्स एक साथ जुड़ी होती हैं जो समान डायमेंशन टेबल साझा करती हैं। मतलब एक बहुत जटिल बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। हाँ, ये पूरे संगठन के डेटा को एक साथ जोड़ने के लिए अनिवार्य है। तो अब जब डेटा इन स्कीमास में स्टोर हो जाता है तो बात आती है कि सिर्फ डेटा होना ही काफी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। उनके बीच सही संबंध बनाना भी तो जरूरी है। हाँ, और रॉयल रिसर्च इस बात पर जोर देता है कि रिलेशनशिप्स केवल तकनीकी लिंक्स नहीं है, वे असल में बिजनेस लॉजिक का डिजिटल रूप है। तो स्रोत में बताए गए संबंधों के प्रकार क्या क्या हैं? 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है 1-to-1। यह सीधा है, जैसे एक कर्मचारी का केवल एक ही एम्प्लॉय आईडी होना। दूसरा है 1-to-many। ये बहुत आम है, जैसे एक ही ग्राहक के कई ऑर्डर्स होना। बिल्कुल सही, एक ग्राहक कई ऑर्डर्स। और तीसरा सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स, जहां दोनों तरफ कई संबंध हो। हाँ, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जहां एक छात्र कई कोर्सेज ले सकता है और एक कोर्स में कई छात्र हो सकते हैं। अरे हाँ, ये तो उलझ जाएगा। रिलेशनल डेटाबेस इस तरह के सीधे संबंध को प्रोसेस नहीं कर सकते, सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो इसका क्या समाधान है? इसके लिए एक अलग जंक्शन टेबल की जरूरत पड़ती है। ये जंक्शन टेबल इस मेनी टू मेनी संबंध को 2 अलग-अलग 1-to-many संबंधों में तोड़ देती है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? और यही स्ट्रक्चरिंग की ताकत है। तो इन सब स्ट्रक्चरिंग के क्या फायदे होते हैं? देखिए, सही स्ट्रक्चरिंग से 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, डेटा की एक्यूरेसी बढ़ती है, जिसे हम डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं। दूसरा, सिस्टम की स्पीड तेज होती है, यानी एफिशिएंट क्वेरिंग। और तीसरा, स्केलेबिलिटी। बिल्कुल। भविष्य में सिस्टम को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए कौन सी प्रक्रियाएं काम आती हैं? इसके लिए मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं हैं। नॉर्मलाइजेशन, जो डुप्लीकेशन कम करता है। हाँ, वो हमने स्नोफ्लेक में देखा। डीनॉर्मलाइजेशन, जो तेज रीड परफॉर्मेंस के लिए टेबल्स को मिला देता है, जैसे स्टार स्कीमा में। एकदम सही। और तीसरी है इंडेक्सिंग। ये इंडेक्सिंग क्या है? ये डेटा तेजी से खोजने की तकनीक है। जैसे किसी मोटी किताब के पीछे इंडेक्स होता है ना, जो आपको सीधे सही पन्ने पर ले जाता है, बिना पूरी किताब पढ़े। बिल्कुल। डेटाबेस इंडेक्सिंग भी क्वेरी को बिना पूरी टेबल छाने सीधे सही डेटा तक पहुंचा देती है। ये सब सिद्धांत के स्तर पर तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन चलिए चर्चा को थोड़ा वास्तविक दुनिया की ओर मोड़ते हैं। जरूर। ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं है ना, ये दुनिया चला रहा है। तो रॉयल रिसर्च द्वारा दिए गए कुछ जमीनी हकीकत वाले उदाहरण देखते हैं। हाँ, स्रोत ने इंडस्ट्री की कुछ बेहतरीन केस स्टडीज दी हैं। सबसे पहले रिटेल सेक्टर को लें, जहां हम लोग खरीदारी करते हैं। हाँ, ग्राहकों के व्यवहार को समझना और सही इन्वेंट्री रखना, ये सब डेटा मॉडलिंग पर टिका है। मतलब उन्हें कैसे पता चलता है कि किस सीजन में कौन सा सामान ज्यादा बिकेगा? इसी स्टार स्कीमा के जरिए वेदर डेटा और लोकल इवेंट्स को जोड़कर भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक गलत डेटा मॉडल का मतलब है या तो सामान कम पड़ जाएगा या गोदाम भरा रह जाएगा। और दोनों ही स्थितियों में करोड़ों का नुकसान। बिल्कुल। और फाइनेंस सेक्टर में इसका क्या उपयोग है? फाइनेंस में तो ये वित्तीय जोखिमों का आकलन करने और धोखाधड़ी पकड़ने के लिए बेहद जरूरी है। फ्रॉड डिटेक्शन। हाँ, जब कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है तो 1 सेकंड से भी कम समय में सिस्टम को तय करना होता है कि वो ट्रांजैक्शन सही है या फ्रॉड। और ये तभी संभव है जब डेटा तेजी से खोजा जा सके। एकदम। इसके लिए फिजिकल मॉडल और इंडेक्सिंग का एकदम सटीक होना जरूरी है। यहाँ खराब मॉडल की कीमत सिर्फ देरी नहीं है, बल्कि किसी का पैसा चोरी हो जाना है। बिल्कुल। और हेल्थ केयर के बारे में क्या? हेल्थ केयर में मरीजों के डेटा का प्रबंधन और चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये सब डेटा मॉडलिंग से होता है। मरीजों का डेटा तो बहुत जगह बटा होता होगा ना, लैब रिपोर्ट अलग, बिलिंग अलग। हाँ, और एक मजबूत डेटा मॉडल इन सबको एक जगह जोड़ता है। अगर यहाँ डेटा इंटेग्रिटी में कमी आई तो 2 अलग-अलग मरीजों का डेटा आपस में मिल सकता है, जो कि किसी की जान भी ले सकता है। बिल्कुल। इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो अगर निष्कर्ष निकालें तो ऑनलाइन कपड़े खरीदने से लेकर अस्पताल में इलाज तक, हर जगह ये डेटा मॉडलिंग एक अदृश्य इंजन की तरह काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मुख्य बातें क्या हैं? रॉयल रिसर्च ने स्पष्ट किया है कि डेटा मॉडलिंग सिर्फ आईटी विभाग का काम नहीं है, एकदम नहीं,
बल्कि ये किसी भी संगठन को इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे रखने वाली सबसे मजबूत नींव है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो लोग इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं ना, वे केवल डेटा इकट्ठा नहीं करते, हाँ। बल्कि उस डेटा पर भरोसा करके एकदम सटीक फैसले ले पाते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस तभी काम करता है जब उसके पीछे का डेटा मॉडल उसे काम करने दे। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी तार्किक और गणितीय वास्तुकला को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। क्या? देखिए, अगर डेटा मॉडलिंग वास्तव में इंसानी व्यवहार, हमारी पसंद नापसंद और दुनिया की जटिलताओं को एंटिटीज और रिलेशनशिप्स के एक साफ सुथरे नक्शे में डालने की कोशिश है, तो क्या होता है जब इंसानी स्वभाव इतना अनिश्चित और अजीब हो जाए जो किसी स्टार या स्नोफ्लेक स्कीमा में फिट ही ना बैठे? अरे बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है ना? क्या कोई भी डेटा मॉडल, चाहे वो कितना भी जटिल गैलेक्सी स्कीमा क्यों ना हो, कभी इंसानी फैसलों की पूरी जटिलता को 100% सटीकता के साथ नाप सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, या इंसान और उसकी वो अनिश्चितता हमेशा इन एल्गोरिदम और स्ट्रक्चर से एक कदम आगे ही रहेगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हर डेटा एनालिस्ट को सोचना चाहिए। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए भी ये एक ऐसा सवाल है जिसे वो अपने साथ ले जा सकते हैं। तो चलिए, आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।